The best learning lesson is to listen everyone, because no one is knowing all, and everyone knows something. The best learning lesson is to listen everyone, या all भी कह सकते हैं. तो बेस्ट लर्निंग लेसन इज टू लिसन एवरीवन. एवरीवन की जगह ऑल कर दे, सिंपल में हो जाएगा ALL. टू लिसन ऑल बिकॉज नो वन इज नोइंग ऑल एंड एवरीवन नोज समथिंग. यानी सबसे अच्छा सीखने का पाठ है कि सबकी सुनो. सबसे अच्छा सीखने का पाठ है कि सबकी सुनो, क्योंकि कोई भी व्यक्ति संपूर्ण ज्ञाता नहीं होता है. तथा प्रत्येक व्यक्ति कुछ न कुछ अवश्य जानता है. प्रत्येक व्यक्ति कुछ न कुछ अवश्य जानता है. चलिए आज खत्म करते हैं भाई, बहुत दिन से टेंशन लगा है. सो टेंशन शुड बी रिलीज्ड नाउ. तो हमने डिस्कस किया था कि टेंशन, हाउ टू इलिमिनेट और रिड्यूस द टेंशंस. तो पहला तो है कलेक्टिव एटीट्यूड टुवर्ड्स ऑल योर वर्किंग, आर योर फीलिंग, ऑल योर बिहेवियर्स, कंडक्ट्स, अरेंजमेंट्स. तो अपना कार्य, अपना व्यवहार, अपना व्यक्तित्व, अपना आचरण, इसके प्रति एक समग्र व्यवहार रखें. जो कुछ भी है, अगर आपको लग रहा है कि गलत है तो उसमें सुधार करें. दूसरा था बायो फीडबैक के द्वारा शरीर की जो क्रियाएं हैं उनको किस तरह संतुलित करें, किस तरह से योगा करें, एक्सरसाइज करें, काम को व्यवस्थित रखें, ज़्यादा परेशान न हो, व्याकुलता न बढ़ाएं. ठीक है, परेशानियां तो आएंगी ही, तो उसका समाधान सोचें. उसको सोचें मत कि क्या परेशानी है, क्यों आई, क्या हो गया. तो क्या और कैसे सोचने से ज़्यादा है कि उसका समाधान, अब आ तो गया ही है, जब आ गया है तो उसका समाधान ढूंढिए कि इसका समाधान क्या हो सकता है. व्हाट इज द बेस्ट वे टू सॉल्व इट, नॉट टू एनालाइज. ठीक है, प्रॉब्लम आ गई तो आ गई, ठीक है, उसका समाधान ढूंढिए, तो टेंशन आपका कम हो जाएगा. अब हमने लास्ट तरीका था आपका लिसनिंग योर कॉन्शियस माइंड. अपनी आत्मा की आवाज को सुने, क्योंकि वो कभी गलत नहीं कहता है. तो लिसन टू योर इनर वॉइस. अब इनर वॉइस में जनरली आप सोचते हैं, सभी अपने जीवन काल में हम सभी कभी न कभी कुछ सोचते हैं, कुछ करते हैं. तो जो हमारी सोच है, करें या न करें वो अलग बात है. जो हम मन की आवाज है, जिसे हम कहते हैं मन की आवाज, यह मन की आवाज आपको दो भागों में डिवाइड करती है.
एक तो ऐसा होता है आवाज जिससे आप कुछ प्राप्त कर सकें, और एक आवाज ऐसी होती है जिससे आप कुछ लूज करते हैं। तो इनर वॉइस जो आपका अपने अंतर्मन की सोच है, आवाज है कहें, तो ये आपको लूजर या चूजर बनाता है। ये सबके अंदर होता है, लेवल अलग अलग होगा लेकिन होता सब में है। तो आपके मन की जो आवाज है, आपकी मन की आवाज न कहें, आपकी सोच कहें, सोच के बाद ही मन की आवाज तो हमेशा गलत नहीं कहती है, बट आपकी सोच क्या है, वह सोच ही आपको एक तरह से लूजर या चूजर बनाती है। तो अब कुछ 5, 7, 10 स्टेटमेंट हम डिस्कस करेंगे और आप डिसाइड करेंगे कि आप किस कैटेगरी में हैं, आप चूजर कैटेगरी में हैं कि लूजर कैटेगरी में हैं। इट इज अप टू यू टू डिसाइड, क्योंकि मैं तो नहीं डिसाइड कर सकता कि आप क्या सोचते हैं। तो आप जो सोचते हैं उसके अनुसार तो आप 2 कॉलम बना लें। तो एक तरफ आप लिख लें चूजर और दूसरे तरफ लूजर। अब मैं यहां तो पहले चूजर का लिखूंगा, उसके नीचे लूजर का, तो लेकिन अब अपने कॉलम में आप लिखते रहें, 5, 7, 10 पॉइंट ज्यादा नहीं हम इसमें करेंगे। तो जैसे परहैप्स पहला पॉइंट है, ये चूजर का ही है। परहैप्स आई मे एबल टू डू इट, यानी परहैप्स आई मे एबल टू डू इट, शायद मैं इस काम को कर सकता हूं। परहैप्स आई मे एबल टू डू इट मतलब शायद मैं इस काम को कर सकता हूं, शायद मैं इस काम को कर सकता हूं। अब लूजर में आई मे नॉट एबल टू डू इट, आई मे नॉट एबल टू डू इट, मैं इसे नहीं कर सकता हूं, सीधा ही मैं इसे नहीं कर सकता हूं। तो चूजर में आप लिख लें मैं इसे नहीं कर सकता हूं, हो गया। अगला पॉइंट, देयर इज ऑलवेज, चूजर में है देयर इज ऑलवेज बेटर वे, देयर इज ऑलवेज बेटर वे टू डू दिस जॉब, टू डू दिस जॉब, देयर इज ऑलवेज बेटर वे टू डू दिस जॉब, देयर इज ऑलवेज बेटर वे टू डू दिस जॉब, यानी इस कार्य को करने का इससे अच्छा भी तरीका हो सकता है, इस कार्य को करने का इससे अच्छा भी तरीका हो सकता है, इस कार्य को करने का इससे भी अच्छा तरीका हो सकता है। ये चूजर में है, ये चूजर में है। अब लूजर का, इसके नीचे ही लूजर का, दिस इज द बेस्ट वे टू डू इट, दिस इज द बेस्ट वे टू डू इट, यही सबसे अच्छा तरीका है, जो मैं कर रहा हूं यही सबसे अच्छा तरीका है। दिस इज द बेस्ट वे टू डू इट, यही सबसे अच्छा तरीका है, दिस इज बेस्ट वे टू डू इट। हो गया, मिटा दे। चूजर में लिख लीजिए ऑलवेज डू हार्ड वर्क, ऑलवेज डू हार्ड वर्क बट स्टिल हैव स्पेयर टाइम, ऑलवेज डू हार्ड वर्क बट स्टिल हैव स्पेयर टाइम, यानी हमेशा कड़ी मेहनत करता है फिर भी उसके पास समय होता है, हमेशा कड़ी मेहनत करता है फिर भी उसके पास समय होता है। और ये चूजर में लिख लीजिए लुक बिजी एंड
ये अक्सर आदत होती है। लुक बिजी टुक इजी, मतलब आराम से करो लेकिन व्यस्त दिखो। व्यस्त हो या नहीं वो अलग बात है, आराम से करो लेकिन व्यस्त दिखो। हाँ, सही बात है। वो तो ऑफिस में बहुत प्रचलित है जो आप कह रहे हैं, ऑफिस में है। काम मत करो, काम की चिंता करो, और चिंता को ही व्यक्त करो, काम को मत व्यक्त करो। बॉस के सामने सर ये काम तो हुआ नहीं, कैसे होगा, क्या होगा, कौन करेगा, मैं नहीं करूंगा। तो ये तो ऑफिस में बहुत प्रचलित है। लुक बिजी टुक इजी, तो वो व्यस्त दिखते हैं, व्यक्त होते नहीं है, और काम तो करते हैं जो ठीक है, आराम से करते हैं जो भी उनका काम है। और इसमें आप चूजर में लिख ले, लाइफ इज गुड फॉर मी। लाइफ इज, ये चूजर का है, लाइफ इज गुड फॉर मी एंड जीवन मेरे लिए अच्छा है, या अच्छा में सब, सॉरी, जीवन में सब कुछ अच्छा है, जीवन में सब कुछ अच्छा है, लाइफ इज गुड फॉर मी। तो जीवन में सब कुछ अच्छा है, और चूजर में लिख लें, नथिंग इज गुड इन द लाइफ। नीरस है, नथिंग इज गुड इन लाइफ, कुछ भी अच्छा नहीं है जीवन में, कुछ भी अच्छा नहीं है या नहीं हो रहा है जीवन में, कुछ भी अच्छा नहीं, नथिंग इज गुड इन लाइफ। हो गया, मिटा दे? अच्छा, लिख लीजिए, नथिंग इज गुड इन लाइफ। तो जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं है, जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं है। चलिए आगे, ऑलवेज, ये चूजर का है, ऑलवेज लर्न फ्रॉम मिस्टेक ऑफ अदर्स। गलतियों से हमेशा सीखता है। ऑलवेज लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स ऑफ अदर्स, दूसरों की गलतियों से हमेशा सीखता है, दूसरों की गलतियों से हमेशा सीखता है। और चूजर महाशय क्या करेंगे? कमिट मिस्टेक एंड ब्लेम अदर्स। ये स्वाभाविक है, होता ही है, खुद गलती करके दूसरे पर थोप देंगे। खुद गलती करके दूसरों पर दोषारोपण करते हैं, खुद गलती करके दूसरों पर दोषारोपण करते हैं। कमिट मिस्टेक एंड ब्लेम अदर्स, ब्लेम अदर्स, यस कर दें, सभी को ब्लेम करेंगे कि मेरे अलावा और सब गलत थे। ब्लेम्स अदर्स, तो गलती करके दूसरों पे थोप देते हैं। अगला पॉइंट आप ये चूजर में लिख ले, always try to learn from each situation, यानी सभी परिस्थितियों से कुछ न कुछ सीखने की कोशिश करता है। ऑलवेज ट्राई टू लर्न फ्रॉम ईच सिचुएशन, सभी परिस्थितियों से कुछ न कुछ सीखने की कोशिश करता है। और चूजर में, लूजर में लिख लीजिए, आई नो ऑल नीड नॉट टू लर्न। आई नो ऑल नीड नॉट टू लर्न, मैं सब जानता हूं, सीखने की जरूरत नहीं है। आई नो ऑल नीड नॉट टू लर्न। हो गया, आगे। अच्छा, मैं सब कुछ जानता हूं, इसकी हिंदी, आई नो ऑल नीड नॉट टू लर्न, मैं सब कुछ जानता हूं, सीखने की जरूरत नहीं है।
मिस्टेक, ए चूजर का है, मिस्टेक मे कम while working, मिस्टेक मे कम while working, यानी चूजर कहता है कि काम करने में गलतियां हो सकती हैं। मिस्टेक मे कम while working, काम करने में गलतियां हो सकती हैं, काम करने में गलतियां हो सकती हैं। अब लूजर का सुधर है अदर विल क्रिटिसाइज, अदर विल क्रिटिसाइज इफ मिस्टेक अकर, other will criticize if mistake occur, hence do not do work, hence do not do the work. So other, OTH है, other will criticize if mistake occur, hence do not do the work, यानी गलती होने पर दूसरे आलोचना करेंगे, गलती होने पर दूसरे आलोचना करेंगे, इसलिए काम नहीं करता है कि काम करूंगा तो गलती होगी और गलती होगी तो आलोचना करेंगे, बेटर है करो ही मत शुरू ही मत करो, खत्म न काम करेंगे न गलती होगी न दूसरे कहेंगे कि यार क्यों गलती कर दिया। सो अदर्स विल क्रिटिसाइज इफ मेक द मिस्टेक्स, ऑलवेज रिमेन्स, ये उसमें है चूजर में है, ऑलवेज रिमेन्स फ्रेंडली टू अदर्स, हमेशा दूसरों के साथ मित्रवत व्यवहार करता है। ऑलवेज रिमेन्स फ्रेंडली टू अदर्स, हमेशा दूसरों के साथ मित्रवत व्यवहार करता है हमेशा दूसरों के साथ मित्रवत व्यवहार करता है। नेवर बिहेव फ्रेंडली, ये चूजर में है, नेवर बिहेव फ्रेंडली and deceit, DECIET, and deceit at crucial junction, never behave friendly and deceit यानी धोखा देना, धोखा देना, डिसीट का मतलब होता है यानी कभी मित्रवत नहीं रहता है और मुख्य समय पर धोखा दे देता है, कभी मित्रवत नहीं रहता है और मुख्य समय पर या आवश्यक समय पर धोखा से दे देता है, कभी मित्रवत नहीं रहता है और आवश्यक समय पे धोखा दे देता है। ऑलवेज, ये चूजर में है, ऑलवेज प्रोवाइड पॉजिटिव सजेशन, हमेशा सकारात्मक सुझाव देता है, हमेशा सकारात्मक सुझाव देता है। इसमें आप लिख लें चूजर में, ट्राई टू डिरेल दी नॉर्मल वर्किंग, डिरेल, ट्राई टू डिरेल, DERAL, ट्राई टू डिरेल दी नॉर्मल वर्किंग, यानी सुचारू काम को रोकने की कोशिश करता है कि जो चल रहा है अच्छे से क्यों चल रहा है उसको रोक दो, तो सुचारू काम को रोकने की कोशिश करता है। ट्राई टू डिरेल दी नॉर्मल वर्किंग, सुचारू काम को
रोकने की कोशिश करता है, सुचारू काम को रोकने की कोशिश करता है। नो हिज बाउंड्री, ये चूजर्स में है, नो हिज बाउंड्री, यानी अपनी सीमा को जानता है कि मुझे क्या बोलना है, कब बोलना है, कैसा व्यवहार करना है। तो जो व्यक्ति की एक सामाजिक सीमा है उसको वो जानता है। नो हिज बाउंड्री, लेट बाईगान बी बाईगान, ये चूजर्स का है। लेट बाईगान बी बाईगान एक मुहावरा ये है, कहने का मतलब क्या होता है ये हाँ? ये लूजर का, हाँ ये लूजर का है। लेट बाईगान बी बाई, हाँ जाने दो, लेट बाईगान बी बाईगान, दया पे जाने दो, वो भी है। दूसरा वो एक मतलब प्रचलित है, वो बहती गंगा में हाथ धोना कि जो जैसा है, जैसा अवसर मिले, बाउंड्री छोड़ो, जहां जैसा अवसर मिले वैसा करो मौका परस्त, हाँ तो जहां जैसा मिले वैसा कर लो हाँ, इसका लेट बाईगान बी बाईगान, ये तो इंग्लिश, इसकी हिंदी वही है, मौका परस्त कर लें, या गंगा में, बहती गंगा में हाथ धोना, या जैसा अवसर मिले वैसा करो। तो ये सब जो आप चाहें लिख लें। नो, नो एक चूजर का है। नो व्हेन टू फाइट एंड व्हेन टू फ्लाइट, नो व्हेन टू फाइट एंड व्हेन टू फ्लाइट, ये चूजर में है। नो व्हेन टू फाइट एंड व्हेन टू फ्लाइट, यानी कब बोलना है और कब शांत रहना है वह यह जानता है। कब बोलना है और कब शांत रहना है जानता है। इसका आप लिख लें, लीव the main issue and fight on leave, ये लूजर का है। leave the main issue and fight on worthless facts, ये चूजर का है। नो व्हेन टू फाइट एंड व्हेन टू फ्लाइट, यानी कब शांत रहना है और कब बोलना है। और ये चूजर्स का है कि मुख्य बातों या मुख्य तथ्यों को छोड़कर अनावश्यक कार्यों पर चर्चा करता है। मुख्य तथ्यों को छोड़कर अनावश्यक कार्यों पर चर्चा करता है। मुख्य कार्यों को छोड़कर अनावश्यक कार्य पर चर्चा करता है। हाँ, अनावश्यक तथ्य या कार्य पर चर्चा करता है, मतलब जो मेन इश्यू है वो तो छोड़ ही देगा। और जो दूसरा है, चलिए इसमें आप लिख लीजिए, ट्राई टू फाइंड, 2-4 पॉइंट और, ट्राई टू फाइंड दी रूट काज ऑफ प्रॉब्लम। ट्राई टू फाइंड द रूट काज ऑफ द प्रॉब्लम, यानी समस्या के वास्तविक कारण को जानने की कोशिश करता है। ट्राई टू फाइंड द रूट काज ऑफ द प्रॉब्लम, समस्या के वास्तविक कारण को जानने की कोशिश करता है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड, ये चूजर का है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड, यह बहुत कठिन है, यानी समस्या का कारण पता लगाना बहुत कठिन है। समस्या के कारण का
पता लगाना बहुत कठिन है। समस्या के कारण का पता लगाना समस्या के कारण का पता लगाना बहुत कठिन है। चूजर में आप लिख लीजिए थिंक ऑफ पॉसिबिलिटीज एंड सॉल्यूशन। थिंक ऑफ पॉसिबिलिटीज एंड सॉल्यूशन। थिंक ऑफ पॉसिबिलिटीज, POSSI, पॉसिबिलिटीज यानी संभावनाएं, और सॉल्यूशन यानी समाधान, यानी समस्या के समाधान और संभावनाओं, समस्या के समाधान और संभावनाओं के बारे में सोचता है। समस्या के समाधान और संभावनाओं के बारे में सोचता है, यानी कैसे हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। और लूजर थिंक अबाउट प्रॉब्लम एंड डिफिकल्टीज। थिंक अबाउट प्रॉब्लम एंड डिफिकल्टीज, यानी वो समस्या और कठिनाइयों के बारे में सोचता है। जैसा मैंने अभी कहा था ना आपको कि समस्या आ गई तब समस्या के बारे में मत सोचिए, समाधान के बारे में सोचिए। तो ये मतलब आप चूजर हैं कि लूजर हैं, इससे डिपेंड करता है। यानी समस्या और कठिनाइयों के बारे में सोचता है। समस्या और कठिनाइयों के बारे में सोचता है कि क्या समस्या है, कैसे आ गई, क्यों आ गई। हाँ, और आगे आप लिख ले। ये चूजर का है, दो आई एम बिजी बट फाइंड टाइम टू डू दिस जॉब। दो आई एम बिजी बट फाइंड टाइम, TIME, सॉरी ई छूट गया यहां, बट फाइंड टाइम टू डू दिस जॉब, यद्यपि मैं बिजी हूं, यद्यपि मैं व्यस्त हूं, लेकिन इस कार्य के लिए समय निकालूंगा। यद्यपि मैं व्यस्त हूं, लेकिन इस कार्य के लिए समय निकालूंगा। लूजर कहता है, हाउ डू यू थिंक दैट आई स्पेयर टाइम फॉर दिस वर्क। हाउ डू यू थिंक दैट आई स्पेयर टाइम फॉर दिस वर्क। तो हाउ डू यू थिंक दैट आई स्पेयर टाइम फॉर दिस वर्क। आप यह कैसे सोच सकते हैं कि मैं इस कार्य के लिए समय निकाल पाऊंगा। आप यह कैसे सोच सकते हैं कि मैं इस कार्य के लिए समय निकाल पाऊंगा। एक दो पॉइंट और लिख दीजिए। कमिटेड, बहुत है ये, नहीं तो चलिए दो तीन पॉइंट और। कमिटेड टू हिज वर्ड्स, यानी अपने संकल्प को पूरा करता है, जो कहता है वो करता है। कमिटेड टू हिज वर्ड्स यानी अपने संकल्प को पूरा करता है। कमिटेड टू हिज वर्ड्स, अपने संकल्प को पूरा करता है। और ये मेक प्रॉमिस, ये लूजर का है। मेक प्रॉमिस इजली एंड फॉरगेट इट सो इजली।
मेक प्रॉमिस इजली एंड फॉरगेट इट सो इजली, यानी प्रतिज्ञा करता है जितना जल्दी, उससे जल्दी भूल जाता है। जितना जल्दी प्रतिज्ञा करता है, जितना जल्दी प्रतिज्ञा करता है, उससे भी जल्दी उसे भूल जाता है। जितना जल्दी प्रतिज्ञा करता है, उससे भी जल्दी उसे भूल जाता है। जितना जल्दी प्रतिज्ञा करता है, उससे भी जल्दी उसे भूल जाता है। चूजर में लिख ले, रेस्पेक्ट अथॉरिटी, यानी अधिष्ठान, संस्थान या जो भी है, या जो भी रूल्स एंड ऑर्डर कहें आप, तो संगठन का सम्मान करता है। अधिकार मतलब संगठन के जो अधिकार हैं, जो कहा जाता है कि अगर कुछ ऑर्डर आ गया तो ठीक है, करना है तो करना है। संगठन का सम्मान करता है, और ये रिबेल्स अगेंस्ट अथॉरिटी, ये चूजर्स का है, रिबेल्स अगेंस्ट अथॉरिटी। रिबेल अगेंस्ट अथॉरिटी। चलिए लास्ट पॉइंट आप लिख लें चूजर्स में, रिस्पेक्ट। अच्छा, इसका रिबेल अगेंस्ट अथॉरिटी यानी संगठन का विरोध करता है। संगठन का विरोध करता है, संगठन का विरोध करता है। रेस्पेक्ट सेल्फ एंड अदर्स, रेस्पेक्ट सेल्फ एंड अदर्स, और ए डिसडेन सेल्फ एंड अदर्स। डिसडेन का मतलब होता है तिरस्कार करना। तो स्वयं और दूसरों का सम्मान करता है, ये तो चूजर में हो गया। स्वयं और दूसरों का, सेल्फ स्टीम में मैंने बताया था आपको। तो रिस्पेक्ट सेल्फ एंड अदर्स, स्वयं और दूसरों का सम्मान करता है। स्वयं, चूजर में स्वयं और दूसरों का तिरस्कार करता है। हाँ, चूजर सॉरी लूजर में स्वयं और दूसरों का तिरस्कार करता है। तो यकीन होगा, तो एक ही लाइन में हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो दो में लिखना है ना। ना वो अपना भी सम्मान, अरे मेरे जिंदगी में कुछ नहीं है यार, मैं बेकार हूं, मैं यूजलेस हूं, अपना भी तिरस्कार करेगा वो। उसे हम कहते हैं लो स्टीम, लो सेल्फ स्टीम। तो वो अपना भी तिरस्कार करता है। वो किसी के सामने ही बोलेगा, अरे मेरा क्या है यार, मैं तो यूजलेस आदमी हूं, क्या काम करता हूं, कुछ नहीं है यार, जो भी करता हूं वो सही नहीं होता है। तो वो अपना भी तिरस्कार करता है, दूसरों का तो करता ही है। तो इसलिए उसे हम लो स्टीम कहते हैं, या निगेटिव सेल्फ स्टीम भी कहते हैं। तो ये जो आपका चूजर्स हैं, लूजर्स हैं, इट इज जस्ट लाइक ए म्यूजिक, एक संगीत के समान है। पुराने गाने, 50 साल आपके जन्म के पहले के भी जो गाने हैं, आज भी आप उन्हें सुनना पसंद करते हैं, या सुबह उठ के वो गाने लगा देते हैं, या कोई भजन लगा देते हैं। और चलिए आजकल तो अयोध्या में चल रहा है, तो सब जगह वही भजन चल रही हैं, राम आएंगे तो वो भजन जो दिवाली नहीं, झोपड़ी सजाएंगे या झोपड़ी वो करेंगे ना, बहुत अच्छा गाना है और उस पर चल रहा है। तो उसको आप एक बार, दो बार, 1000 बार सुनेंगे तो आपको अच्छा लगता है। एंड इट गिव्स यू पीस ऑफ माइंड, आपके मन को शांति देता है ऐसा। तो ये चलो भक्ति का नहीं है, कोई भी गाना है आप, या कोई भी संगीत, या कोई भी आप म्यूजिक, या कोई भी आप वाद्य यंत्र, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आप बजाते हैं, तो आपकी हॉबी हो जाती है, आपको अच्छा लगता है, और एक आपका एक क्रिएटिव थिंकिंग भी डेवलप होती है। उसी तरह से और वैसे ही आपका माइंड या मस्तिष्क भी बनता है। आप अच्छे गाने सुनते हैं, अच्छे संगीत सुनते हैं, मन शांत होता है, तो जो प्रवृत्ति उत्पन्न होती है वो चूजर होती है। और जब आप वैसे ही गाने मार धाड़ वाले और वो आज के डिस्को डांस वाले जब सुनते हैं, तो फिर वो प्रवृत्ति भी वैसे ही हो जाती है, मन शांत नहीं होगा। ये मैं नहीं कहता हूं कि भाई आज के गाने खराब हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है, हर जगह है। तो इसलिए ये लूजर्स एंड चूजर्स। चलिए
थोड़ा ज़्यादा हो गया, मैं 5-7 पॉइंट करते करते 10-12 पॉइंट हो गए, कर कोई बात नहीं। 17 पॉइंट हो, चलिए, पर कोई नहीं। जब अभी नहीं, अभी तो आपको लगेगा यार ये तो कोई नहीं है, बट ये जो आप लिख रहे हैं इसको कहीं आप संभाल के रखिए। जब कहीं आप जॉब करेंगे किसी संगठन में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, आज के 2 साल 3 साल 4 साल बाद, तब आप एक बार इसको पढ़ना, तब आप इसको एक बार, अभी तो आप सब यहाँ से जाने के या एग्जाम तक भी शायद ये न भूल रहे, या 2 दिन के बाद भी मैं पूछूंगा तो इसमें से 2 पॉइंट भी नहीं आप बता पाओगे तो वो अलग बात है, लेकिन तब आप इसे पढ़ना, क्योंकि अभी आपको लगेगा यार ये सब क्या है, ऐसे ही होता है। लेकिन जब आप संगठन में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, या अपना कोई आप बिजनेस शुरू करेंगे, जब आप रियल लाइफ में आएंगे, अभी आप रियल लाइफ में आए नहीं हैं, तो तब वहाँ लगेगा। स्पेशली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में तो जो आपके कलीग्स हैं, अरे यार सीनियर ने ऐसा कह दिया, कैसे कह दिया, चलो। और जब आप डायरेक्टर के सामने बैठोगे तो आप तो गुस्से में जा गए रहोगे कि हाँ ये तो मेरे साथ आया है, मुझे सपोर्ट करेगा, और आप जाते ही कहोगे सर ऐसा कैसा हमारे साथ हो गया, ये हो गया, वो हो गया। जब डायरेक्टर उसके तरफ देखेगा, नहीं नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है नहीं नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है, तो ऐसा होता है। क्योंकि ठीक है, ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, तो ऐसा होता है। तो जब आप किसी संगठन या ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे तब आपको टेंशन होता है, तब आपको टेंशन होता है यार इसके कहने पर तो मैंने डायरेक्टर से झगड़ा कर लिया और ये मेरा ही नहीं सपोर्ट किया, वहां जाके जब जरूरत पड़ी तो उधर सपोर्ट कर गया, तब आपको टेंशन होता है। ये सब फैक्टर्स हैं जो ऑफिशियल टेंशन्स होते हैं, बहुत से फैक्टर्स हैं। तो जब आप लूजर और चूजर, मतलब पेशेंस आपके पास रहना चाहिए, रिएक्शन नहीं करना चाहिए, बी एक्टिव नॉट रिएक्टिव। हम अभी टाइम मैनेजमेंट में आएंगे तो उसमें देख, चलिए अभी इसी टेंशन का एक लास्ट पार्ट है, जो मैंने बायो फीडबैक आपको बताए थे ना, डिफरेंट तरह के बायो जो फीडबैक्स होते हैं, अलग अलग तरह के टेस्ट किए जाते हैं बॉडी पे। तो कुछ तरह के टेस्ट जो बॉडी पे किए जाते हैं और फॉर द सेक ऑफ नॉलेज, या कभी कभी एग्जाम में या जनरल नॉलेज में भी आपके आ जाता है, तो उसमें है जो बायो फीडबैक। बस 5 मिनट, बस इसके बाद हम इसको खत्म करते हैं। बायो फीडबैक यानी जो अब डिफरेंट तरह के टेस्ट होते हैं उन्हें हम बायो फीडबैक कहते हैं। इसको इसे जैविक प्रतिपुष्टि भी कहा जाता है हिंदी में। जैविक फीडबैक का मतलब प्रतिपुष्टि, तो जैविक प्रतिपुष्टि, तो जैसे आपका इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ये तो सभी लोग जानते ही हैं, हाँ बिल्कुल। ईसीजी किस लिए होता है? हार्ट बीट, बस इतने ही, इससे ज्यादा नहीं, ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। दूसरा होता है इलेक्ट्रो मायोग्राफ, इसे हम कहते हैं ECG था ना, जी होगा ये, ECG, EMG, मसिल्स कंट्रोल, मसिल्स कंट्रोल, इलेक्ट्रोडर्मोग्राफ, EDG, स्वेट ग्लैंड यानी जो आपके पसीने की ग्रंथियां होती हैं। क्या बात है, रुक गया था? अच्छा ठीक है। तो जो पसीने की ग्रंथियां होती हैं, ये किसके लिए इसका टेस्ट होता है? ये टेस्ट किया जाता है एक्चुअली आपके इमोशंस एंड साइक थेरेपी के लिए। इमोशंस एंड साइक थेरेपी, ये स्वीट ग्लैंड का जो टेस्ट होता है, ये आपके आवेश, यानी आपके आवेश या भावना, भावावेश कह सकते हैं, आवेश, इमोशंस एंड साइक, मनोवैज्ञानिक चिकित्सा के लिए, साइक थेरेपी के लिए ये ईडीजी को साइक थेरेपी के लिए यूज करते हैं। ठीक है, हो गया? अच्छा लिख लीजिए, फिर इसको मिटाओ।
अब इसको आप हिंदी क्या है, इसको हिंदी में ही लिखिए, इंग्लिश में लिखिए, एक ही है, तो इसकी हिंदी तो मैं भी नहीं बता पाऊंगा और ज़रूरत भी नहीं है, ऐसे ही इसको याद रखिए। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, जस्ट नाम जान जाइए, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, इलेक्ट्रोमायोग्राफ और इलेक्ट्रोडर्मोग्राफ या ईसीजी, ईएमजी, ईडीजी। ईसीजी तो आप जानते ही हार्ट बीट के लिए होता है, और ये मसल्स कंट्रोल, यानी मसल्स में जहाँ वो हो जाता है ना, टेंशन या स्ट्रेंस हो जाते हैं, उसको दूर करने के लिए टेस्ट होते हैं। अलग अलग तरह के टेस्ट वो डॉक्टर करते हैं, क्या करते हैं। और ये स्वीट ग्लैंड, हमने बताया था ना कि जब टेंशन होता है तो पसीने निकलने लगते हैं, कि आपको कोई एक्साइटेशन होगा, कोई इमोशंस होगा, एंजाइटी होगी, आप रेस्टलेसनेस होगा, तो इन परिस्थितियों में आप डीप थिंकिंग करेंगे तब भी पसीने आते हैं। तो उन सब के लिए कि क्यों आ रहे हैं, वो स्वीट ग्लैंड का वो जो टेस्ट करते हैं, तो उसके लिए मिटा दें आप। चलिए आगे आप इलेक्ट्रोइंसेफेलो, इलेक्ट्रो ईईजी, ईईजी इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ, हाँ मस्तिष्क के लिए, वेरी गुड। ये है रेज माइंड, रेज फ्रॉम, रेज कम ऑफ माइंड, रेज ऑफ माइंड, यानी माइंड से निकलने वाले जो रेज होती हैं उनका ये अध्ययन करते हैं। अब इसमें आपके अल्फा रेज होती हैं, बीटा, थीटा एंड गामा। ये चार रेज का ये अध्ययन करते हैं। सो गामा रेज फॉर द, अल्फा रेज फॉर द रिलैक्सेशन, ये आपके रिलैक्सेशन के लिए, शिथिलीकरण जिसे कहते हैं, रिलैक्स हो जाइए आप, तो रिलैक्सेशन के लिए इसका उपयोग होता है। और बीटा, BETA, सॉरी, बीटा रेज को ये फॉर द अवेयरनेस, जागरूकता के लिए, ये अवेयरनेस है। ये, हाँ प्लीज आइए, ये शांति के लिए, पीस, ठीक है, ये शांति के लिए है, ये पीस है। और गामा है लाइट एंड डीप स्लीप, जिनको नींद नहीं आती है, इंसोम्निया का प्रॉब्लम होता है, उनके लिए ये है, उनके लिए इस गामा रेस का अध्ययन किया जाता है। लाइट एंड, यानी हल्की और गहरी निद्रा, लाइट का मतलब लाइट प्रकाश से नहीं है, लाइट का मतलब हल्का, हाँ, लाइट एंड डीप स्लीप, तो गहरी और हल्की नींद, जिसको नहीं आती है नींद, कि गहरी नींद नहीं आती, हल्की नींद आ रही है, हल्की नींद भी नहीं आ रही है, तो उसके लिए ये टेस्ट होता है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ, EEG। अगला है फोटोइंसेफेलोग्राफ, PEG, स्टडी, PEG स्टडी ऑफ डिफरेंस इन कलर ऑफ लाइट, coming from skin and hair of head, it is used to know the presence, and absence of oxygen in
blood of mind and also level of it. तो ये भी एक तरीका है जिसमें हेड से और हेड के हेयर और स्किन से आने वाली लाइट के कलर में जो डिफरेंस होता है, तो स्टडी ऑफ डिफरेंस इन कलर ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द स्किन एंड हेयर ऑफ हेड, इट इज यूज टू नो द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड ऑफ माइंड एंड ऑल्सो लेवल ऑफ इट। हिंदी में लिखना है तो लिख लीजिए आप। हेड सिर की त्वचा और बाल, सिर की त्वचा और बाल से आने वाले प्रकाश के रंग में, से आने वाले सिर की त्वचा और बाल से आने वाले प्रकाश के रंग में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन करके, रंग में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन करके मस्तिष्क में बहने वाले, मस्तिष्क में उपस्थित ब्लड, मस्तिष्क में उपस्थित खून में, मस्तिष्क में उपस्थित खून में ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति, ऑक्सीजन की उपस्थिति तथा अनुपस्थिति और प्रतिशत का पता लगाया जाता है, और प्रतिशत का पता लगाया जाता है। चलिए, हो गया, मिटा दें इसको। अगला बस 1 2 3 और है। फोटो प्लेनथीमोग्राफ, PPG, प्लेनथेसीमो, SIMO है। ये तो बायोलॉजिकल टर्म है, ऐसे ही होते हैं। फोटो प्लेन, PLENTH, प्लेन THE के बाद ही, इसके बाद SIMO, फोटोप्लेनथेसीमो। मुझे भी याद करने में 10 बार बोलना पड़ा इसको, तब याद हुआ। फोटोप्लेनथेसीमो, PPG जिसे बोलते हैं। फोटो, तो ये क्या करता है? द फ्लो ऑफ ब्लड इन द आर्टरी, टू फाइंड फ्लो ऑफ ब्लड इन आर्टरी। यानी जो आपके आर्टरी में, आर्टरी को हिंदी में क्या कहेंगे? आर्टरी लिख दीजिए, धमनी। हाँ, धमनी, वेरी गुड। तो धमनियों में बहने वाले खून के बहाव का पता करने के लिए, धमनियों में बहने वाले खून के प्रभाव का, खून के बहाव, फ्लो, मतलब रेट, क्या, किस रेट से बह रहा है, खून के बहाव का पता करने के लिए। और दूसरा है इसका, दूसरा ऐसे होता है, टू फाइंड द टाइम डिफरेंस, ऑफ ब्लड गोइंग एंड कमिंग आउट ऑफ हार्ट। So to find the time difference of blood going and coming out of heart,
यानी हृदय में जाने और आने वाले, हृदय में जाने और आने वाले खून के समय में अंतर, यानी कितने समय में वो अंदर जाता है और कितने समय में बाहर आता है। तो हृदय में जाने और आने वाले खून के समय में अंतर का ये पता लगाता है। तो हार्ट्स की प्रॉब्लम्स के लिए इसको यूज करते हैं, खून के समय में अंतर का ये पता लगाता है। चलिए मिटा दें इसको। न्यूमोग्राफ, न्यूमोग्राफ, न्यूमोग्राफ क्या है? स्पीड ऑफ चेस्ट एक्सपेंशन। वो जो फौज में भर्ती होने जाते हैं तो बोलते हैं ना, सीना फुलाओ 5 सेंटीमीटर से, जिसका कम है वो रिजेक्ट हो गया। वही कि तुम्हारा 5 सेंटीमीटर से ज्यादा सीना फुलता ही नहीं है तो तुम रिजेक्ट हो गए। हाँ, एक तरह से रिस्पिरेटरी में ही आता है, फेफड़ों का उसके लिए है ये। तो न्यूमोग्राफ से कहते हैं कि यानी और चेस्ट एक्सपेंशन, यानी सीने के फूलने की गति कि कितना तेजी से आप, कितने समय में आप 5 सेंटीमीटर सीना फुला लेते हैं। तो सीने को फुलाने की गति का पता लगाने के लिए, सीने को फुलाने की गति का पता लगाने के लिए। चलिए एक और है केप्टोमीटर। ये भी रेस्पिरेटरी का ही है। टू फाइंड द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ब्रीथिंग and blood. To find the level of carbon dioxide, CO2, OX है oxide in breathing and blood. तो यानी सांस श्वसन क्रिया तथा खून में, श्वसन क्रिया तथा खून में कार्बन डाइऑक्साइड के प्रतिशत का पता लगाने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड के प्रतिशत का पता लगाने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड के प्रतिशत का पता लगाने के लिए। और लास्ट है फीडबैक थर्मामीटर या थर्मामीटर, सिंपली उसे फीडबैक थर्मामीटर भी कहते हैं। फीडबैक थर्मामीटर किस लिए होता है? टेम्परेचर ऑफ द फीडबैक, FEED, फीडबैक, BACK, फीडबैक थर्मामीटर या सिंपली थर्मामीटर भी कह सकते हैं। जो ये नॉर्मल थर्मामीटर ऑफ स्किन टेम्परेचर, तो त्वचा के टेम्परेचर के लिए, बॉडी टेम्परेचर के लिए जो यूज करते हैं, द टेम्परेचर ऑफ स्किन एक्चुअली ये होता है। तो फीडबैक थर्मामीटर। तो ये कुछ है आपके बायो फीडबैक, जिसके आधार पर ये पता लगाया जा सकता है कि टेंशन क्यों हुआ, क्या कारण था उसका, और जब कारण पता चल जाएगा तो उसका निवारण भी हो जाएगा। चलिए अब टेंशन को खत्म करिए यहीं पे। टेंशन हमको बहुत दिन, 3 दिन हो गया टेंशन करते हुए। अब हम आते हैं अगला, सबसे अच्छा टॉपिक है टाइम मैनेजमेंट। आज का दिन भी अच्छा है। तो आज सूर्य भगवान जो है उत्तरायण की तरफ जा रहे हैं। मकर संक्रांति आज से शुरू हो रही है। कहते हैं ना एक शुभ दिन होता है, तो मकर संक्रांति से उत्तरायण की तरफ सूर्य जाते हैं। तो ये सबके लिए शुभ होता है, आप लोगों के लिए भी शुभ हो। चलिए मैं तो सोच रहा था आते ही क्लास में बोलूंगा, भूल गया उस समय, सॉरी। चलो अभी कह देता हूं। तो ये टाइम मैनेजमेंट, समय प्रबंधन, ये भी इसी का टॉपिक है, इसी यूनिट 10 का ही एक टॉपिक है। अभी यूनिट 10 तो थोड़ा लंबा है, इस यूनिट में हम खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो टाइम मैनेजमेंट तो ऐसा नहीं है, टाइम मैनेजमेंट में तो जनरली क्या होता है, कैसे होता है, क्या कमियां होती हैं, क्यों हम समय पर काम नहीं कर पाते हैं,
और क्या रीजंस हैं, डिफरेंट रीजंस हैं, तो उस पर हम डिस्कस करेंगे। सबके लिए जरूरी है, किसी भी वर्क ग्रुप, चाहे वो काम कर रहे हैं, चाहे आप पढ़ रहे हैं, चाहे आप तैयारी कर रहे हैं, तो टाइम मैनेजमेंट तो सबके लिए होता है। तो टाइम, यू मस्ट मैनेज योर टाइम प्रॉपरली, अपने समय को। तो टाइम मैनेजमेंट इज आज और कल 2 दिन में इसको खत्म करने की कोशिश करेंगे। टाइम मैनेजमेंट इज सेल्फ मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट इज सेल्फ मैनेजमेंट। आप लिख लें, फिर मैं हिंदी बोलता है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ टाइम मैनेजमेंट the objective of time management is not to become super active, but to utilize the available time, पीछे दिखाई दे रहा है कि बड़ा छोटा हो जा रहा है, या थोड़ा बड़ा करूं? थोड़ा बड़ा, अच्छा है। हाँ, मुझे लग रहा है कि छोटा हो गया। बट टू यूटिलाइज द अवेलेबल टाइम, अच्छा, बट टू यूटिलाइज द अवेलेबल टाइम इन सच ए वे, चलिए मैं बड़ा लिखता हूं अभी, इन सच ए वे टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। अब ठीक है, इतना बड़ा दिखाई देगा पीछे से, ये आप पढ़ सकते हैं पीछे से, ठीक है। द टाइम मैनेजमेंट इज सेल्फ मैनेजमेंट। द ऑब्जेक्टिव ऑफ टाइम मैनेजमेंट, जहां नहीं दिखाई देता मैं बोल देता हूं, द ऑब्जेक्टिव ऑफ टाइम मैनेजमेंट इज नॉट टू बिकम सुपर एक्टिव, बट टू यूटिलाइज द अवेलेबल टाइम इन सच ए वे टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। अब इसको हिंदी में लिख ले कि समय प्रबंधन स्वयं का प्रबंधन है, समय प्रबंधन स्वयं का प्रबंधन है, फुल स्टॉप कर लीजिए। समय प्रबंधन का उद्देश्य समय प्रबंधन का उद्देश्य अति क्रियाशील होना नहीं होता है, बल्कि उपलब्ध समय का इस प्रकार उपयोग करना होता है, कि उद्देश्य की पूर्ति सुनिश्चित हो जाए। मिटा दें इसको, हो गया। चलिए, इसी में आप आगे लिख ले, द टाइम में it helps to develop the skill so as to plan, organize, control, direct and delegate
and delegate the assigned work properly, and delegate the assigned work and delegate the assigned work properly. So it helps to develop the skill so as to plan, organize, control, direct and delegate the assigned work and delegate the assigned work properly. तो इसके द्वारा, हिंदी में आप लिख लें, इसके द्वारा वह दक्षता प्राप्त होती है, इसके द्वारा वह दक्षता प्राप्त होती है, इसके द्वारा वह दक्षता प्राप्त होती है जिससे दिए गए कार्य को, जिससे दिए गए कार्य को उचित प्रकार, दिए गए कार्य की, सॉरी की कर दें, दिए गए कार्य की उचित प्रकार से योजना बनाना, उचित प्रकार से योजना बनाना, व्यवस्थित करना, नियंत्रित करना, नियंत्रित करना, निर्देशित करना, नियंत्रित करना, निर्देशित करना, नियंत्रित करना, निर्देशित करना तथा अन्य को सौंपना, डेलीगेट, तथा अन्य को सौंपना संभव हो जाता है, तथा अन्य को सौंपना संभव हो जाता है। तो सुपर टाइम मैनेजमेंट का मतलब नहीं है कि आप सुपर एक्टिव या सुपर मैन पावर हो गए, नहीं, ऐसा नहीं कुछ है, बट जो भी समय है उसको व्यवस्थित तरीके से, यानी ये जो 4-5 है कि टाइम मैनेजमेंट क्या करता है कि आप प्रॉपर प्लानिंग करें, प्रॉपर ऑर्गेनाइज करें अपने काम को कि कब कब क्या करना है, अपने कार्य पर, अपने व्यवहार पे नियंत्रण रखें, और जहां अगर किसी दूसरे को इस पोस्ट पर आपको आप डायरेक्ट कर रहे हैं तो किस तरह से किसी को निर्देश देना है, किस तरह से कार्य को डेलीगेट करना है, ये टाइम मैनेजमेंट बताता है। ऐसा नहीं कि टाइम मैनेजमेंट का मतलब आप बहुत सुपर हो गए या बहुत एक्टिव हो गए, ऐसा कुछ नहीं कि आप टाइम मैनेजमेंट नहीं जानते हैं, बट व्यवस्थित तरीके से अपने काम को करना ही टाइम मैनेजमेंट कहलाता है। तो टाइम, हम कहते हैं ना कि टाइम सबको एक समान मिलता है, वही 24 घंटे, वही सुबह से दूसरे दिन सुबह या शाम से दूसरे दिन शाम, सबको एक समान समय मिलता है, वही प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को मिल रहा है, वही आपको, वही हमको, सबको मिलता है। कोई सफल हो जाता है, कोई असफल हो जाता है, क्यों, क्या कारण है, कैसे हम उसको यूज करते हैं। तो टाइम क्या है, ट्यून विथ टाइम, जब आप समय के साथ चलते हैं, यानी ट्यून विथ टाइम टेंडर दी टेनेसिटी। तो जब आप समय के साथ चलेंगे तो ट्यून विथ टाइम टेंडर द टेनेसिटी। एक कहावत भी है, खैर कोई बात नहीं, टेंडर दी, क्या करता है, टेनेसिटी यानी तन और मन, तन्मयता देता है, समय से समायोजन तन्मयता प्रदान करता है। ट्यून विथ टाइम टेंडर द टेनेसिटी, समय से समायोजन, समय से समायोजन यानी समय के साथ जब आप चलेंगे, समय से समायोजन, समय से समायोजन तन्मयता प्रदान करता है। और अगर इसका उल्टा हो गया, टिकिल विथ टाइम टार्निश, टार्निश द टेम्परामेंट। टिकिल एक तरह से, टिकिल का मतलब होता है गुदगुदी होना, बट यहाँ तो टिकिल का मतलब ये है कि आप समय को गुदगुदा रहे हैं, मतलब समय बर्बाद कर रहे हैं। तो समय की बर्बादी स्वभाव को
नष्ट कर देता है। जब आप समय बर्बाद कर देते हो, आपकी आदत है। समय की बर्बादी अनुकूल स्वभाव को नष्ट कर देता है। समय की बर्बादी अनुकूल स्वभाव को नष्ट कर देता है। कहते हैं ना, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। समय और तूफान किसी का इंतजार नहीं करता है। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, तो ये तो आप जानते ही हैं। और एक वो भी है, एक निबंध आता था लिखने के लिए, हाई स्कूल या इंटर में एक आता था कि टाइम इज ए गुड सर्वेंट बट बैड मास्टर। टाइम इज ए गुड सर्वेंट बट बैड मास्टर। तो समय एक अच्छा सेवक है लेकिन बुरा प्रशिक्षक है। आपको सिखा जाता है जिंदगी का। जब आप चला जाता है समय, तब आपको लगता है कि ये समय तो चला गया, अब वो तो वापस नहीं आएगा। तो समय का महत्व क्या है वो तब पता चलता है जब समय बीत जाता है। जब समय बीत जाता है तब समय का महत्व। हम कहते हैं ना कि स्टोन इज ए स्टेपिंग स्टोन। क्या होता है आपका? स्टोन इज ए स्टेपिंग स्टेप फॉर सक्सेस। एक स्टोन यानी पत्थर, पत्थर के ऊपर पैर रख के आप सफलता की सीढ़ी चढ़ सकते हैं, और वही पत्थर से जब आप टकरा जाते हैं तो आप गिर जाएंगे। तो सक्सेस, टाइम इज ए स्टोन, स्टेपिंग स्टोन फॉर सक्सेस। तो समय जो है आपके सफलता की सीढ़ी की तरह भी काम करता है। आप उस पर चढ़िए और मतलब उसके साथ आप तारतम्य बनाइए, उसके साथ चलिए तो आप ऊपर चले जाएंगे। लेकिन अगर आप समय के साथ नहीं चलेंगे तो क्या होगा? समय आपको एक सड़क पर रखा हुआ पत्थर है, उसमें आपका पैर लगेगा और आप गिर जाओगे। हाँ, क्या कुछ बोल रहे थे आप? अच्छा, समय आपको चला देगा। बिल्कुल सही बात है, समय आपको चला देगा। तो समय ही है, तो समय के साथ चलिए। मेन चीज ये होता है कि समय के साथ जब आप चलेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। तो समय के साथ नहीं चलेंगे तो फिर असफल होंगे। तब आप सोचे, अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। तो चिड़िया खेत चुके उससे पहले ही उसको भगाओ, यानी समय के साथ चलो। तो जब आप समय के साथ चलोगे तो समय आपको अच्छा करेगा। चलिए, ये तो थोड़ा सा जस्ट, इसीलिए समय के साथ चलने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? मैंने शायद एक बार बताया भी होगा, फिर भी रिमाइंड और रिफ्रेश करता हूं। यूज योर साइट एंड माइट। याद है? टू सी what is right and bright. Use your might and sight to see what is right and bright. तो अपने साइट यानी दृष्टि, माइट यानी शक्ति, अपने शक्ति और दूरदृष्टि का उपयोग करके ये देखिए कि क्या उचित है और क्या चमकीला है। चमकीला मतलब आपका भविष्य के लिए क्या उचित है। अपनी दूरदृष्टि और शक्ति का उपयोग करके देखिए कि आपके लिए क्या उचित है। अपनी दूरदृष्टि और शक्ति का उपयोग करके देखिए कि एच था ये, कि आपके लिए क्या जरूरी है, क्या प्राप्त करना है, क्या उद्देश्य है आपका। कहने का मतलब ये है। इसको करने से क्या होगा? डिस्कवर द लाइट which takes you ये इसी में है। ये 4 लाइन का एक अंग्रेजी की कविता आप कह सकते हैं। तो ये 4 लाइन की अंग्रेजी की कविता है। इसको आप याद कर लो या कहीं लिख के रख लो तो आपको ये शक्ति देता रहेगा। यूज योर साइट एंड माइट टू सी व्हाट इज राइट एंड ब्राइट। डिस्कवर द लाइट। उस प्रकाश को खोजिए। प्रकाश का मतलब आपका अंतर की शक्ति, साहस, ऊर्जा, उत्साह, तो ये सब आपकी लाइट है। डिस्कवर द लाइट, उस प्रकाश को खोजिए। विच टेक्स यू न्यू हाइट,
जो आपको नए शिखर तक ले जा सके। उस प्रकाश को खोजो जो तुम्हें नए शिखर तक ले जा सके। तो प्रकाश कहाँ है? आपके अंदर है। आपकी शक्ति, आपका सामर्थ्य बाहर थोड़ा ना है। तो वो आपको नई हाइट तक ले जाएगा। वो आपको नई हाइट तक ले जाएगा। तो ये 4 लाइन है, कहीं लिख के आप रख लो। सुबह सुबह एक देखते रहो इसको, तो आपको एक ऊर्जा मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। सुबह भी कोई अच्छा सोचिए कि मुझे करना है, मैं कर सकता हूं, तो देखिए एक ऊर्जा मिलती है। टाइम मैनेजमेंट का भी ये पार्ट है। चलिए खैर कोई बात नहीं। अब हम आते हैं अब एवरीवन गेट सेम अमाउंट ऑफ टाइम, सेम अमाउंट ऑफ टाइम, यानी सभी को एक समान समय मिलता है। एवरीवन गेट सेम अमाउंट ऑफ टाइम, सभी को सेम, SAME, सभी को एक समान समय मिलता है। द पास्ट टाइम कैन नाइदर बी रिट्रीव नॉर रिटर्न। तो बीता हुआ समय न तो वापस आप ला सकते हैं, न उसे खींच सकते हैं। रिट्रीव यानी निकालना, लौटाना। तो बीते हुए समय को न तो हम खींच सकते हैं और न ही वापस ला सकते हैं। बीते हुए समय को न हम खींच सकते हैं, न हम वापस ला सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं? ओनली द कंप्लीट, सॉरी, accomplish your task in stipulated time, accomplish your task in stipulated time, otherwise you will fall back from the race of competition. ये जरूरी होता है कि हम, ऊपर वाला लिख ले आपने, समय को वापस नहीं ला सकते। उसके बाद आप लिख ले कि अपने काम को दिए गए समय में अवश्य ही पूरा करें, या दिए गए काम को दिए गए समय में अवश्य ही पूरा करें। दिए गए काम को दिए गए समय में अवश्य ही पूरा करें। दिए गए काम को दिए गए समय में अवश्य ही पूरा करें, अन्यथा आप समय की दौड़ से बाहर हो जाएंगे। अन्यथा आप समय की दौड़ से बाहर हो जाएंगे, यानी समय की जो प्रतियोगिता है उससे बाहर हो जाएंगे। अन्यथा आप समय की दौड़ से बाहर हो जाएंगे। मिटा दूं? हो गया? मिटा दे इसको। टाइम डू नॉट, इसी में आप आगे लिख, टाइम डू नॉट एडजस्ट अकॉर्डिंग टू योर नीड, टाइम डू नॉट एडजस्ट अकॉर्डिंग टू योर नीड, you have to adjust the need
according to time. Time do not adjust according to need, according to your need. Sorry, यहाँ your कर दे, YOUR your. The time do not adjust according to your need. You have to adjust the need according to the time. According to the time, यानी समय आपकी आवश्यकताओं के अनुसार नहीं चलता है, समय हमारी आवश्यकताओं के अनुसार नहीं चलता है, समय हमारी आवश्यकताओं के अनुसार नहीं चलता है, आवश्यकताओं के अनुसार नहीं चलता है। हमें अपनी आवश्यकताओं को समय के साथ व्यवस्थित करना होता है। हमें अपनी आवश्यकताओं को समय के साथ व्यवस्थित करना होता है। टाइम मैनेजमेंट को अच्छी तरह समझने के लिए 4 चीज का आप ध्यान रखें, ओनली 4 पॉइंट्स, यानी या 4 क्वेश्चन या 4 पॉइंट्स हम कर सकते हैं। पहला, व्हाट इज टाइम मैनेजमेंट, तो वो तो मैंने आपको बता दिया, व्हाट इज टाइम मैनेजमेंट। समय प्रबंधन क्या है, व्हाट इज टाइम मैनेजमेंट, व्हाई डू वी नीड, क्यों हमें जरूरत होती है, व्हाई डू वी नीड टाइम मैनेजमेंट, यानी हमें समय प्रबंधन की क्या आवश्यकता है, समय प्रबंधन की क्या आवश्यकता है, समय प्रबंधन क्या होता है, समय प्रबंधन की क्यों आवश्यकता पड़ती है, व्हाई डू यू नीड, हमें समय प्रबंधन की, हाउ टू यूज टाइम इफेक्टिवली, किस प्रकार, हाउ टू यूज टाइम इफेक्टिवली, हाउ टू यूज टाइम इफेक्टिवली। तो आप अपने समय को प्रभावी तरीके से कैसे उपयोग कर सकते हैं, आप अपने समय को प्रभावी तरीके से कैसे उपयोग कर सकते हैं, यानी जो भी समय आपको मिलता है उसको प्रभावी तरीके से कैसे उपयोग कर सकते हैं। और चौथा है टेक्निक्स, क्या तरीका है, तो पूरा डिस्कशन हमारा इसी 4 पॉइंट पर रहेगा, टेक्निक्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट, सो टेक्निक्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये 4 मेन प्रश्न होते हैं जिसको कि हम डिस्कस करेंगे कि समय प्रबंधन क्या है, क्यों आवश्यकता इसकी होती है, और कैसे आप समय को अच्छी तरह उपयोग कर सकते हैं अपने समय को, और क्या तरीका है कैसे आप इसको उपयोग करेंगे। तो ये हमारा मेन टाइम मैनेजमेंट का जो फोकस होगा तो ये है। तो जैसे है तो टाइम मैनेजमेंट so time management MENT ना, time management is the proper use of time. Time management is the proper use of time. समय प्रबंधन, समय का उचित उपयोग होता है। समय प्रबंधन, समय का उचित उपयोग होता है। समय प्रबंधन, समय का उचित उपयोग होता है। The effective planning and
and efficient use of resources. Effective planning and efficient use of resources are the part of it. अब रिसोर्सेज में क्या आता है? रिसोर्सेज में आपके रिसोर्सेज आर मैन, मटीरियल, मेथड एंड मशीन. मैन, मटीरियल, मेथड. सो टाइम मैनेजमेंट इज द प्रॉपर यूज ऑफ टाइम हो गया. द इफेक्टिव प्लानिंग एंड इफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज आर द पार्ट ऑफ इट. यानी प्रभावशाली योजना तथा संसाधनों को उचित प्रकार उपयोग करने की क्षमता. प्रभावशाली योजना तथा संसाधनों को उचित प्रकार उपयोग करने की क्षमता. संसाधनों को उचित प्रकार उपयोग करने की क्षमता समय प्रबंधन के अंतर्गत आता है. समय प्रबंधन के अंतर्गत आता है. समय प्रबंधन के अंतर्गत आता है. संसाधनों के अंतर्गत कार्यरत व्यक्ति, उपकरण, औजार, मटेरियल में सब आ जाता है. कार्यरत व्यक्ति, उपकरण, औजार, मशीन तथा कार्य की प्रक्रिया आते हैं. मशीन तथा कार्य की प्रक्रिया आते हैं. तो ये टाइम मैनेजमेंट का ही पार्ट है. आप अच्छी तरह से प्लानिंग करें और जो भी आपके पास साधन उपलब्ध है. अब ऐसा नहीं कि आप बैठे रहें कि यार जब तक ये प्रोजेक्टर नहीं हो जाएगा या स्मार्ट बोर्ड नहीं होगा मैं पढ़ाऊंगा नहीं. तो जो भी आपके पास साधन उपलब्ध है उन साधनों का आप उचित उपयोग करें. यही टाइम मैनेजमेंट. यानी कोई भी कार्य करने से आप पहले सोचें कि ये कार्य मैं क्यों कर रहा हूं, और दूसरा ये सोचें कि यह कार्य सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है. इट इज इसेंशियल टू अचीव द सक्सेस, टू अचीव द ऑब्जेक्टिव. दिस वर्क इज इसेंशियल, हेंस आई एम डूइंग इट. सिंपली मैं चिट चैटिंग नहीं कर रहा हूं, गॉसिपिंग नहीं कर रहा हूं, बट ये कार्य जो मैं कर रहा हूं मेरे भविष्य की सफलता के लिए आवश्यक है और इतने समय में मुझे इसे पूरा करना है. तो देखिए फिर आपकी एनर्जी, आपका इंटरेस्ट, सब कुछ उस कार्य में लग जाएगा. तो जो इफिशिएंट लोग हैं वो क्या करते हैं? अपने कार्य को समझते हैं, अपनी शक्ति को समझते हैं और उसी के अनुसार कार्य करके सफलता प्राप्त करते हैं. इसी 24 घंटे में कितने लोग कितने सफल हो जाते हैं जबकि दूसरे लोग असफल हो जाते हैं. यही 24 घंटा सबको मिलता है. क्यों सफल हो जाते हैं? क्योंकि उन्होंने समय का सदुपयोग किया. क्यों असफल हो जाते हैं? क्योंकि वो सोते रहे समय निकल गया. तो कुंभकर्ण की तरह वो सोते रहे और समय चला गया. जब उठे तो उन्हें भूख लग गई कि यार खाना दो और क्या समय. तो ये जरूरी है कि आप समय को पहचानें. तो समय वही होता है, समय को ना आप देख सकते हैं, ना टच कर सकते हैं, ना स्टोर कर सकते हैं, ना रोक सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं. क्या कर सकते हैं? यू हैव टू. आप क्या कुछ नहीं कर सकते हैं, समय को रोक नहीं सकते, लेकिन आप क्या कर सकते हैं? यू हैव टू एडजस्ट. इसके करने के लिए क्या है? यू हैव टू एडजस्ट
adjust your pace. You have to adjust your pace with the speed of time. ये तो आप कर सकते हो, आपके हाथ में बस केवल यही है. You have to adjust your pace with the speed of time. तो आप You have to adjust your pace with the speed of time. आज आप समय पर हंसोगे, कल समय आप पर हंसेगा, ये आप ध्यान रखो. अगर आप किसी पे हंसते हो, अगर कोई कुछ बता रहा है और आपको हंसी आ रही है, तो कल समय आप पर हंसेगा, तब मैं देखने के लिए नहीं रहूँगा. तो इसलिए प्लीज़, जिसको अगर सिंसियरली नहीं सुनना है तो कोई बात नहीं, कम से कम बैठे रहो यार. प्रॉपरली बैठे तो रहो. तो या फिर आपको अच्छा नहीं लग रहा है, समय ज़्यादा हो गया है, तो बोलिए ब्रेक कर देता हूँ. नहीं हो सकता है, समय देख रहा हूँ आज थोड़ा डिस्टर्बेंस ज़्यादा हो रहा है, तो इसलिए मुझे लगा कि थोड़ा यार, नहीं तो मैं ऐसे अवॉइड करता हूँ, सुनता नहीं हूँ. चलता रहता हूँ. तो चलिए, यू हैव टू एडजस्ट योर पेस विद द स्पीड ऑफ टाइम. आप क्या कर सकते हैं, अपनी गति को समय की गति के साथ व्यवस्थित करिए. अपनी गति यानी कार्य करने की गति को, अपनी गति को यानी कार्य की गति को समय की गति के साथ व्यवस्थित करने की कोशिश करिए. तो समय आपके साथ चलेगा, यानी सॉरी, आप समय के साथ चलेंगे, समय तो आपके साथ नहीं चलेगा, समय तो चलता रहेगा. सो अपनी गति को समय की गति के साथ व्यवस्थित करने की कोशिश करिए. अपनी गति को समय की गति के साथ अव्यवस्थित करने की कोशिश करिए. आपने देखा होगा, हम कहते हैं यार समय कितनी जल्दी बीत गया. कभी आपने सोचा कि हाउ क्विकली द टाइम हैज पास्ड. तो समय कभी फास्ट या स्लो तो होता नहीं है. द टाइम कैन नेवर बी फास्ट, कैन नेवर बी स्लो. द वॉच रन एट द सेम स्पीड. द टाइम हैज नेवर चेंज्ड एंड विल नेवर चेंज. समय कभी परिवर्तित नहीं हुआ, कभी परिवर्तित नहीं होगा, बट समय के साथ आपको चलना होगा अगर आप सफलता चाहते हैं तो. और नहीं चाहते हैं कोई बात नहीं, फिर क्या, अब घूमते रहिए, टहलते रहिए. तो ये तो समय है जो समय के साथ चलता है. अब आप देखिए कि समय जो है, हम सभी चाहते हैं कि यार हमारा समय अच्छा हो, लेकिन जो समय मिलता है उसको हम प्रॉपर यूटिलाइज नहीं करते हैं. प्रॉपर यूटिलाइज समय को आप स्पेंडिंग मत करें. एक अच्छा यानी इफेक्टिव पर्सन, हमने कहा ना कि हाउ टू यूटिलाइज, अभी मैंने कहा था ना कि व्हाट इज द हाउ बेस्ट वे टू यूटिलाइज द टाइम, जो हमने तीसरा पॉइंट आपने लिखा था. तो जो इफेक्टिव पर्सन होते हैं वो क्या करते हैं, इफेक्टिव पर्सन try to use right time for right work. With a motto of not spending, but investing the time. Investing the time so that advantage of it, let not slip out. ये है हाउ टू बेस्ट वे टू यूटिलाइज. इफेक्टिव पर्सन ट्राई टू यूज राइट टाइम फॉर द राइट वर्क विथ ए मोटो ऑफ नॉट स्पेंडिंग बट इन्वेस्टिंग द टाइम. समय मत सोचिए कि आप खर्च कर रहे हैं, इसलिए कि समय एक निवेश है. जैसे आप शेयर मार्केट में लगाते हैं कि पैसा बढ़ता है, तो जब आप समय को निवेश करते हैं तो आपका सक्सेस मिलती है. इन्वेस्टिंग सो दैट
एडवांटेज ये है, सो दैट एडवांटेज ऑफ इट, इट का मतलब समय का, सो दैट एडवांटेज ऑफ इट लेट नॉट स्लिप आउट। इसको आप हिंदी में लिख लें कि प्रभावी व्यक्ति, अच्छा लेस खुल गया, सॉरी। प्रभावी व्यक्ति उचित समय का उचित कार्य में, प्रभावी व्यक्ति उचित समय में प्रभावी व्यक्ति उचित समय में उचित कार्य करने की कोशिश करता है। प्रभावी व्यक्ति उचित समय में उचित कार्य करने की कोशिश बस करता है मत लिखिए। प्रभावी व्यक्ति उचित समय में उचित कार्य करने की कोशिश इस आशय से करता है कि वह समय को व्यतीत नहीं बल्कि निवेश कर रहा है। वह समय को व्यतीत नहीं बल्कि निवेश कर रहा है। वह समय को व्यतीत नहीं बल्कि निवेश कर रहा है, जिससे इससे होने वाला लाभ छूट न जाए, तो समय प्रबंधन के लिए यह जरूरी है कि आप राइट टाइम फॉर द राइट वर्क, क्या राइट वर्क है वो आपको चुनना है कि कब मुझे पढ़ना है, कब मुझे सोना है, कब मुझे खेलना है। तो राइट टाइम फॉर द राइट वर्क। और ये मत सोचिए कि मैं समय व्यतीत कर रहा हूं, तो क्या आप समय व्यर्थ कर रहे हैं या उसका उपयोग कर रहे हैं। अगर आप उसका उपयोग कर रहे हैं तो इसका मतलब आप उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं और उससे लाभ मिलेगा, उसको आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। हमेशा ये सोचिए कि मैं समय को इन्वेस्ट करूं, उसको वेस्ट न करूं। अगर आप 2 घंटे कोई काम कर रहे हैं, लगता है ये काम जरूरी है, तो वो समय का सदुपयोग है। लेकिन आपको लगता है कि नहीं ये काम जरूरी नहीं है, अननेसेसरी मैं कर रहा हूं, तो वो वेस्टेज ऑफ टाइम है, वो आपको वेस्टेज ऑफ टाइम उसे कहते। तो इसलिए जो इफेक्टिव पर्सन्स हैं वो हमेशा राइट टाइम को राइट जगह पे इसलिए यूज करते हैं कि जो समय है उसके जो उपयोगिता है वो न चली जाए। उपयोगिता को ध्यान में रख के ही उसको वो अलग अलग जगहों पर उसको इन्वेस्ट करते हैं। तो आप भी अपने समय को इन्वेस्ट करिए कि कहाँ पर किस तरह से कब क्या करना है, उसका हमें ध्यान होना चाहिए कि वो। चलिए, कल आपने क्या किया वो तो बीत गया, लेकिन आज आप क्या करोगे, कल आप क्या करोगे, यह आपके प्रभावी प्रगति को प्रभावित करता है। तो कल आप क्या किए थे वो चला गया, लेट बाईगान बी बाईगान, चला गया सो चला गया, वो वापस नहीं आएगा। लेकिन आज आप जो कर रहे हो या करोगे अभी, कल जो आप करेंगे यह आपके भविष्य को प्रभावित करता है। हम कहते हैं ना कि चेंज क्या होता है, चेंज इज इनविटेबल, चेंज अस्वाभावी है, चेंज इज इनविटेबल। हाँ नहीं उसी में आगे आप लिखते रहे, पैरा चेंज कर लें। चेंज इज इनविटेबल, बाउंड टू कम, अवश्य ही आएगा, आप चाहें या न चाहें। चेंज इज इनविटेबल, बाउंड टू कम, not to say uncomfortable, along with change opportunity and risk both comes, the time management
टाइम मैनेजमेंट maximize the opportunity and minimize the risk. तो ये है मेन टाइम मैनेजमेंट का काम कि चेंज इज इनविटेबल, बाउंड टू कम, not to say uncomfortable. Along with change, opportunity and risk both comes. The time management maximize the opportunity and minimize the risk. तो समय परिवर्तन अवश्य होगा, और इसके साथ चुनौतियां तथा अवसर दोनों आते हैं। समय परिवर्तन अवश्य होगा और इसके साथ चुनौतियां और अवसर दोनों आते हैं। चुनौतियां और अवसर दोनों आते हैं, इसके साथ चुनौतियां और अवसर दोनों आते हैं। फुल स्टॉप। समय प्रबंधन चुनौतियों को कम करके अवसर को बढ़ा देता है। समय प्रबंधन चुनौतियों को कम करके अवसर को बढ़ा देता है, जिससे लक्ष्य प्राप्त होता है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना होता है? नेवर उसी में आगे लिख लें, नेवर फेल टू प्लान एंड obtain never fail to plan and obtain excellent result by purview of perfection by purview of, तो never fail to plan and obtain excellent result by purview of perfection। तो ये इसका रिजल्ट परिणाम होगा। अगर आप अच्छे से अपना टाइम मैनेजमेंट करेंगे, अपना कार्य करेंगे, तो यानी अच्छी योजना बनाएं या अच्छी योजना बनाकर पूर्णता का अनुसरण करते हुए उत्कृष्टता को प्राप्त करना। अच्छी योजना बनाकर पूर्णता का अनुसरण करते हुए उत्कृष्टता को प्राप्त करें। यानी जो काम दिया है समय पर आप पूरा करेंगे तो परफेक्शन, यानी वो काम उस समय पर पूरा हो जाएगा, तो आपको एक एक्सेलेंसी या कार्य आपने कर लिया तो वो प्राप्त होगा। वो कैसे प्राप्त होगा? जब आपकी प्लानिंग सही होगी, ऑर्गेनाइजिंग सही होगी, एक्टिविटीज सही होगी। जब सब सही दिशा में होगा तो आपको सफलता मिलेगी, जरूर मिलेगी। तो हम कहते हैं कि एक्सपीरियंस कम फ्रॉम दी, कैसे आता है? सो कार्य करने से अनुभव आता है, और एक अच्छा डिसीजन एक्सपीरियंस से आता है। सो ए गुड डिसीजन कम फ्रॉम द एक्सपीरियंस एंड एक्सपीरियंस कम्स फ्रॉम बैड डिसीजन। एक कहावत है कि आपका डिसीजन अच्छा तब होता है जब आपके पास अनुभव होता है, और अनुभव आप कैसे प्राप्त करते हैं? जब बार बार, एक दो बार, दो बार आपका डिसीजन गलत होता है।
इसका मतलब कहने का टाइम मैनेजमेंट कहता है कि एक ही गलती 2 बार मत करो। नेवर डू द सेम मिस्टेक 2 टाइम्स। अपना लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गोल रखिए। तो 6 महीने तक जो गोल होता है उसे शॉर्ट टर्म कहते हैं, और 6 महीने से 5 साल तक का जो गोल होता है उसे हम कहते हैं लॉन्ग टर्म गोल। तो आपके पास शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल हो, उसको प्राप्त कैसे करेंगे? डेवलप ए हैबिट ऑफ डूइंग राइट थिंग एट राइट टाइम। उचित समय पर उचित काम करें। ये एक आदत बनाइए कि जब समय चला जाए उस समय करने का कोई का वर्षा जब कृषि सुखाने, समय चूक पुण्य का पछताने। तो इसलिए डेवलप द हैबिट ऑफ डूइंग द राइट थिंग एट द राइट टाइम। डेवलप द हैबिट ऑफ डूइंग द राइट थिंग एट, सही समय पर सही काम करें। अब हमने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म की बात किया है, तो आप थिंक करिए कि 5 ईयर, बिफोर 5 ईयर, हाँ ये अलग हेडिंग है। बिफोर 5 ईयर्स, आज से 5 साल पहले, हाउ ओल्ड यू आर, हाउ यू लुक लाइक, what you have done, what you have done and what remain to be done. Any special achievement, तो आज के 5 साल पहले आप कैसे दिखने में लगते थे? क्या आपकी उम्र थी? यानी हाउ ओल्ड यू आर, कि आज के 5 साल पहले आप कितने उम्र के थे, कैसे दिखते थे? तब से लेके आज इस 5 सालों में आपने क्या किया, क्या प्राप्त किया आपने, क्या नहीं प्राप्त किया, क्या आप करना चाहते थे, कोई स्पेशल अचीवमेंट है जिसे आपने प्राप्त किया है? ये 5 पॉइंट आप रिट्रोस्पेक्ट करिए, अपना अवलोकन करिए, पीछे देखिए 5 साल कि 5 साल में मैंने क्या प्राप्त किया, क्या करना चाहता था, क्या वो मैंने प्राप्त कर लिया? अगर नहीं प्राप्त किया तो क्यों नहीं प्राप्त किया? तो कुछ तो कम कारण रहा होगा कि मैं क्यों नहीं प्राप्त किया, कि पिछले जो मैंने क्यों नहीं प्राप्त किया, क्या कारण थे उसके कि क्यों नहीं प्राप्त किया। अब इसी को, यही सेम फैक्टर्स, सो आफ्टर 5 ईयर, आज से एग्जैक्ट 5 साल बाद यही 5 चीजें, आपकी उम्र क्या होगी, आप कैसे दिखेंगे, क्या प्राप्त करना चाहेंगे, कोई स्पेशल अचीवमेंट आज से रखना चाहते हैं, जो कमियां पहले की थी उसे आप दूर करेंगे। यही टाइम मैनेजमेंट है, यही टाइम मैनेजमेंट आपका है कि पिछले 5 साल में आपने क्या किया और क्या नहीं कर पाए। ठीक है, जो नहीं कर पाए अब क्या वो अगले 5 साल में आप कर लेंगे, अगले 5 साल में आप उन्हें कर लेंगे। तो कैसे कर लेंगे, क्या करना चाहेंगे, आपके हैबिट्स में, कैरेक्टर्स में, व्यवहार में, एटीट्यूड्स में, पर्सनालिटीज में किस तरह का चेंज चाहिए, कुछ चेंज चाहिए कि नहीं चाहिए, आप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, तो चेंजेस आपको देखना होगा। हो गया? ठीक है, इसमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो आपका अपना पर्सनल है, आप इसको एज ए टाइम प्लान भी कर सकते हैं कि मैं पिछले 5 साल में क्या किया और आगे 5 साल में क्या करना चाहता हूँ। तो आपका टाइम लॉग हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं कि टाइम लॉग ये भी है, एक समय सारणी आपके कार्य करने की, वो आप खुद अपना बना सकते हैं। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि जो हम बताएं आपको, ये आप अपने हिसाब से, अपने तरह से आप बना दे। अब हम आते हैं टाइम वेस्टर, कहाँ कहाँ है टाइम वेस्टिंग फैक्टर। जस्ट टाइम वेस्टिंग फैक्टर,
कहाँ कहाँ आपका टाइम वेस्ट होता है वो आप देखिए, कुछ मैं बताऊंगा, कुछ आपको अपने से पता होगा, आप एनालाइज कर लेंगे कि कहाँ पर टाइम हो सकता है। तो अननेसेसरी गॉसिपिंग, परिचर्चा तो अच्छी बात है, लेकिन अननेसेसरी, अनावश्यक बातचीत, जो अनावश्यक हो उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। अननेसेसरी गॉसिपिंग, अननेसेसरी परफेक्शन, ये भी एक बर्बादी का कारण होता है कि अभी पूरा नहीं हुआ। अनावश्यक पूर्णता, कि अभी काम जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हुआ, तो उसमें भी समय बर्बाद। अनावश्यक पूर्णता, अननेसेसरी परफेक्शन, अननेसेसरी, आजकल कंप्यूटर का जमाना है तो ईमेल, अननेसेसरी ईमेल, अननेसेसरी ईमेल जो आपके कंप्यूटर्स पर आते रहते हैं, आप उन्हें डिलीट नहीं करते हैं, रहने देते हैं, तो वो भी आपका समय। अनएबल टू रिकॉग्नाइज टाइम वेस्टर फैक्टर, अनएबल टू रिकॉग्नाइज टाइम वेस्टर फैक्टर, यानी समय बर्बाद करने वाले कारकों, समय बर्बाद करने वाले कारकों को पहचानने में असमर्थता, अनएबल टू रिकॉग्नाइज टाइम वेस्टर फैक्टर, यानी कहां आपका टाइम बर्बाद हो रहा है आप उसे पहचान नहीं पा रहे हैं। समय बर्बाद होने वाले कारकों को पहचानने में असमर्थता, समय बर्बाद होने वाले कारकों को पहचानने में असमर्थता, कि आप असमर्थ हो जाते हैं। और अनएबल टू आइडेंटिफाई द person, unable to identify the person who waste your time, व्यक्ति जो आपका समय बर्बाद करता है उसे आप पहचान नहीं पाते हैं। व्यक्ति जो आपका समय बर्बाद करता, आप पढ़ रहे हो आके बैठ जाए, क्या पढ़ रहे हो यार, क्यों पढ़ रहे हो, क्या जरूरत है इसकी। तो व्यक्ति जो आपका समय बर्बाद करते हैं उन्हें पहचानने में असमर्थता, उन्हें पहचानने में असमर्थता। हो गया, चलिए आगे। रिसीविंग एंड डायलिंग फोन, आजकल फोन भी एक कारण होता है। तो आप कोई कार्य कर रहे हैं, किसी का फोन आ गया, अब आधा घंटे उसी पे चला गया आपका। तो फोन करना और रिसीव करना, यानी फोन, किसी को फोन करना या किसी का फोन प्राप्त करना। तो जब आप एक निश्चित समय हो तो उस समय आप अपना फोन ऑफ रखें, जिससे कि आपको फोन करना और फोन अवॉइडिंग नेचर, टाल मटोल की प्रवृत्ति, ये हम आगे भी प्रोक्रेस्टिनेशन में है कि प्रोक्रेस्टिनेशन के कारण क्या होते हैं, बहुत से कारण हो सकते हैं। तो टाल मटोल की प्रवृत्ति, नॉट इंटरेस्टेड, नॉट इंटरेस्टेड, यानी आपकी रुचि नहीं है, यू आर नॉट इंटरेस्टेड किसी काम में या उसमें या कैसे भी आपकी रुचि नहीं है, नॉट इंटरेस्टेड, तो उससे भी टाइम वेस्ट होता है। जब आप इंटरेस्टेड नहीं होते हैं तो लेजीनेस, आलसी स्वभाव, आलसी स्वभाव यानी लेजीनेस, नॉट प्लान्ड प्रॉपरली, तो ये सब कुछ ऐसे कारण हैं जो आपके टाइम को बर्बाद करते हैं। तो ये कुछ कैसे और भी हो सकते हैं, तो मैंने कुछ कारण आपको लिखा।
तो नॉट प्लानिंग प्रॉपरली, यानी उचित योजना नहीं बने, उचित योजना नहीं बनाए, किसी कार्य को बिना योजना के ही आप शुरू कर देते हैं, यानी उचित योजना आपने नहीं बनाया, तो कार्य की योजना सही नहीं है। और तो आपको पता ही है, मैंने बता ही दिया, नॉट इंटरेस्टेड, कार्य में आपको है नहीं। अब 24 घंटे में जो हम काम करते हैं, कितना काम करते हैं, एक डाटा एनालिसिस, बस 5 मिनट और, एक डाटा एनालिसिस हम जैसे, तो स्लीपिंग टाइम, ये अगला, हाँ इसी का पार्ट है, बट एक हेडिंग की तरह से इसको ले ले, स्लीपिंग, ईटिंग, ट्रेवलिंग, या टी टाइम, ईटिंग के साथ ही टी टाइम रखिए, फिर ट्रेवलिंग रखिए, ट्रेवलिंग कोई बात नहीं, दोनों। इसेंशियल, इसेंशियल इंटरेक्शन, essential interaction with family, reading newspaper, reading newspaper and magazine, reading newspaper and magazine, and social interaction with visitors, social interaction with visitors। तो ये भी एक होता है, जो विजिटर्स कोई आ गया या कोई फ्रेंड्स या कोई कलीग्स आ गया, उसके साथ हम सोशल इंटरेक्शन करते हैं। सोशल मीडिया या मल्टीमीडिया जिसे आप कह लें, सोशल मीडिया या मल्टीमीडिया, ठीक है। मीटिंग इधर है, मीटिंग विथ फ्रेंड, मीटिंग विथ फ्रेंड एंड कलीग्स, हाँ जी, कोई डाउट, समझ नहीं आ रहा है? मीटिंग विथ फ्रेंड्स एंड कलीग्स, यानी दोस्त या फिर अपने सहपाठियों या साथियों के साथ कोई मीटिंग आपकी है। टाइम फॉर कंप्यूटर, कंप्यूटर पे भी आजकल बहुत काम करते हैं, कंप्यूटर एंड ईमेल। टाइम फॉर गेटिंग रेडी, एंड टाइम फॉर गॉसिप एंड चिट चैट। ये कुछ मैंने सोच के बनाया, और बहुत से हो सकते हैं कि जहां जहां आपका 24 घंटे में कहां कहां समय वेस्ट होता है, कहां कहां मतलब समय आप देते हैं, तो ये 24 घंटे की एक लिस्ट है, एक कि 24 घंटे में हम कितना समय काम करते हैं। सपोज अगर मैं सिंपल वे में कहूं कि मैं 8 घंटे सोते हैं, खाने का आपको 2 घंटे है, टी टाइम 3-4 बार में आप 1:30 करते हैं, ट्रेवलिंग टाइम सपोज 1 घंटा 1 घंटे में है, ये 30 मिनट आप इसमें लेते हैं, और ये इसमें इसेंशियल्स में हो गया। रीडिंग न्यूज़पेपर्स मान लो ये 1 घंटे 30 मिनट है, मैगजीन वगजीन मिला के। एंड सोशल इंटरेक्शंस मान लो आप 1 घंटे के लिए करते हैं। सोशल मीडिया कितना, 30 मिनट या 1 घंटा, चलो इसको 30 मिनट कर देता हूँ, इसको 1 घंटा कर देता हूँ। ये आपका टाइम अपने हिसाब से। मीटिंग विद द फ्रेंड्स एंड अदर्स मान लो 30 मिनट में रखता हूँ। टाइम फॉर दी कंप्यूटर्स एंड अदर 1 घंटे, और टाइम फॉर गेटिंग रेडी सपोज 30 मिनट 2 घंटे चलो 1 घंटे कर देता हूँ।
चिट चैटिंग में 30 मिनट। अब आप इसको सबको जोड़ लीजिए, कितना टाइम हो गया? हाँ 19? नहीं यार, 20 घंटे होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से तो 20 घंटे होना चाहिए। चलिए 18, 19, 20 घंटे जो भी आ रहा है। तो अभी बहुत से टाइम हो गए जहाँ जिस पे आप अपना टाइम, जैसे रिक्रिएशन, आप सुबह घूमने जाते हैं या किसी से बात करते हैं या कोई प्ले में है, वो सब भी इसमें ले लिया जाए तो ऑलमोस्ट 20 आवर्स, एक एवरेज हम 20 आवर्स, जैसे इन्होंने कहा 2 घंटे तैयार होने में, मैंने 1 ही घंटा रखा है, तो चलिए 1.5 घंटे अगर उसको हम कर दें तो आपके पास कितना समय बचता है काम करने के लिए? 4 आवर्स। 4 आवर्स ओनली लेफ्ट फॉर योर यूजफुल वर्क। यानी एक अच्छा काम करने के लिए आपके पास केवल 4 घंटे, और भी बहुत इसमें से हो सकते हैं। फिर आप कहेंगे कि काम करने के लिए टाइम ही नहीं बचता है मेरे पास, तो वो सब उसी में हो गया ना। ये नहाना धोना तैयार होना वो सब तो इसी में आ जाएगा ना। हाँ, लंच टाइम में जो बैठ के अब चाय पीते हैं, गेम वो करते हैं, वो सब। तो ये एक्सपर्ट्स कहते हैं इसमें से, जैसे मैंने 8 घंटे सोने के लिए कहा है, अगर आप 8 घंटे की जगह अगर आप 6 घंटे कर दें तो 2 घंटे यहां आपका बच सकता है। 6 घंटा सोने के लिए, यानी जिसे आप, मैं ये नहीं कहता हूं कि ये है, जिसे आप यानी सोशल मीडिया पर आप यूट्यूब या ये वो जो कुछ भी देखते हैं, आप 2 घंटे देखते हैं तो उसको आधा घंटा कम करके 1.5 घंटे कर सकते हैं। तैयार होने में अगर 2 घंटा होता लगता है तो 20 मिनट वहां कम कर दीजिए। चाय पीने में 15 मिनट लगता है, लेकिन उसके बाद हम आधा घंटे बैठ के जो चिट चैट करते हैं वो जरूरी नहीं होता है। तो ये टाइम मैनेजमेंट है। इसे हम एक्सपर्ट्स कहते हैं कि आप अपना ये जो अनावश्यक टाइम है, इसे वो कहते हैं रेड टाइम। रेड टाइम, इसमें से आप अपना खुद बनाइए, अपने अनुसार बनाइए कि मैं 24 घंटे में कहां कहां किस एक्टिविटीज में कितना समय मेरा एक दिन का आप टाइम लॉग बनाइए, और फिर उसको एनालाइज करिए कि कहां कहां मैंने एक्स्ट्रा या वेस्ट टाइम किया। जो आपने टाइम वेस्ट किया, आप सोचते हैं कि मैं किताबें पढ़ रहा हूं या कोई यूट्यूब देख रहा हूं, ये मेरा ठीक है, वेस्ट टाइम नहीं है तो ठीक है। और जो लगता है कि मैंने टाइम यूटिलाइज किया, उसे हम कहते हैं ग्रीन टाइम। जो टाइम आपने यूटिलाइज किया वो ग्रीन टाइम, और जो टाइम आपने वेस्ट किया वो रेड टाइम। तो टाइम मैनेजमेंट यही कहता है कि कुछ आप रेड टाइम को ग्रीन टाइम में बदलो। कन्वर्ट सम ऑफ योर रेड टाइम इनटू ग्रीन टाइम। 24 घंटे में जहां जहां आपको लगता है कि ये मेरा रेड टाइम है, यानी मैं टाइम को वेस्ट कर रहा हूं, उस टाइम को आप बदलने की कोशिश करिए और उस टाइम को आप अपने ग्रीन टाइम में बदलिए। तो ये तो मैंने एक जस्ट एग्जांपल दिया है। आप अपना एक टाइम लाभ बनाइए 24 घंटे में कि कहां कहां आप कितना समय वेस्ट बिताते हैं। अब जो समय बिताते हैं उसमें कितना यूजफुल टाइम है आपके हिसाब से, और आपके हिसाब से कितना वेस्ट ऑफ द टाइम है। तो जो वेस्ट ऑफ टाइम है वो रेड टाइम है, जो यूजफुल टाइम है वो ग्रीन टाइम है। एंड ट्राई टू कन्वर्ट रेड टाइम इनटू द ग्रीन टाइम। और इसलिए इफेक्टिव पर्संस का एक ग्रीन टाइम 10 से 12 घंटे होता है। इफेक्टिव पर्संस का जो रीड टाइम होता है, जो ग्रीन टाइम होता है वो 10 से 12 घंटे होता है। तो क्या आपका 10 से 12 घंटे इफेक्टिव टाइम है? नहीं है, तो इसका मतलब बैड टाइम मैनेजमेंट। बैड टाइम मैनेजमेंट है। जो इफेक्टिव लोग हैं, जो सक्सेस होते हैं, वो अपने काम को इस तरह से व्यवस्थित करते हैं कि 12 घंटे कम से कम, 12 घंटे कम से कम उनका ग्रीन टाइम होता है। तो आप अपने ग्रीन टाइम को कुछ न कुछ बढ़ाइए। कैसे बढ़ाएंगे, क्या बढ़ाएंगे? बंद कर दीजिए। ओके, ठीक है, सॉरी 5 मिनट मैंने लिया ज़्यादा।